साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, आपके अपने एप्लीकेशन पर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए संकल्प सीरीज स्टार्ट करी थी। उस सीरीज के तहत अपन ने सबसे पहले संकल्प 100 दिन का किया था पूरा, जिसमें आपको पर डे एक टॉपिक मिला। उसके तहत आपने 100 दिनों में अपने बायोलॉजी के सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट रिवाइज किया, पढ़ा, याद किया, समझा। उसके बाद में अपन लेके आए थे सीरीज संकल्प 2.0, जिसके तहत आपने 21 दिन में सिलेबस को फिर से रिवाइज कर लिया, जिसके तहत अपन ने यूनिट को 3 भागों में डिवाइड किया था। कुछ ऐसी यूनिटें हैं जो एकदम सरल हैं, मतलब एक एक दिन में 2-2, 3-3 यूनिट कवर करी जा सकती हैं। कुछ ऐसी यूनिट है जिनको एक यूनिट को एक दिन चाहिए, और कुछ ऐसी यूनिट होती हैं जिनको पढ़ने के लिए 2 या 3 दिन की आवश्यकता होती है। उसके अकॉर्डिंग आपने संकल्प 2.0 पूरा किया था। आज अपना है संकल्प 3.0, तीसरी सीरीज आ रही है संकल्प की। इसके तहत आपको रिवीजन करना है सभी 20 यूनिट का, और ये रिवीजन मेरे साथ करना है। अपन एक यूनिट को लेंगे एक वीडियो में, उस यूनिट को कंप्लीट समझेंगे। आपने नोट्स बना रखे हैं, नोट्स आपके पास होंगे, या तो आपने लिखे होंगे या आपने कैसे भी करके उनके हिंट बनाए होंगे। मैक्सिमम ने लिखे ही होंगे। उन नोट्स को सामने रख लीजिए। मैं एक एक बात आपको नोट से समझाता जाऊंगा। मैं जो नोट से समझा रहा हूं वो वही नोट्स आपके पास उपलब्ध होंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे वही देखेंगे यहाँ पे जिन्होंने कोर्स परचेज कर रखा है या कोर्स ले रखा है या ऐप से जुड़े हुए। अगर किन्हीं कारणों से कोर्स नहीं ले रखा है, ऐसे तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप इन वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाए, क्योंकि कंटेंट तो वही है, मैटर तो वही है। पहली यूनिट है टेक्सोनोमी। वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं, इसके यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल हैं। लेकिन अभी वीडियो लेक्चर देखने जितना आपके पास समय होगा नहीं शायद। किसी यूनिट के परचेज करके किसी यूनिट के आप ऐसे यूट्यूब पे देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बाकी अपन रिवीजन को लेते हैं। यूनिट फर्स्ट टेक्सोनोमी। पीडीएफ के द्वारा जो नोट्स अपने ऐप के ऊपर उपलब्ध करवा रखे हैं, वीडियो से बनाए हुए नोट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपन, उसका रिवीजन करते हैं, इसको देखते हैं। वीडियो लेक्चर है, पीडीएफ है, टेस्ट है, इस यूनिट का ऐप के ऊपर अवेलेबल है। गुरु प्रकाश दे बायोलॉजी पॉइंट नाम से ऐप है। किसी पर्टिकुलर यूनिट को आप अभी देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो इस ऐप की विजिट कर सकते हैं आप। नहीं तो मेरे साथ रिवीजन को स्टार्ट करिए। एक यूनिट का रिवीजन जितना समय लगता है, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, कितना भी लगे, उस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। यकीन मानिए 1 घंटा 2 घंटा आप तसल्ली से मन लगाकर इस वीडियो को देख लीजिए। ना इसको 2x पे करना, ना 1.5x पे करना, ना कोई और तरीके से। आराम से ईयरफोन लगा के एकांत जगह बैठ जाइए, और 1-1.5-2 घंटा जितना भी इस यूनिट को रिवाइज करने में लगता है, वो तसल्ली से ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। आपकी चीज़ें साथ साथ में तैयार होती जाएंगी। देखिए, पहली यूनिट है सिलेबस। अब तक आप लोगों ने पढ़ रखा है, पढ़ चुके हैं। सीनियर सेकेंडरी लेवल की है। टेक्सोनोमी यूनिट का नाम है। पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं? डेफिनेशन ऑफ लाइफ, जीवन की परिभाषा, बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, टेक्सोनोमी हिरार्की, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, टूल फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनोमी, इसमें म्यूजियम, जू, हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन ये हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इतनी चीज़ों को अपन एक एक करके देखते हैं। आप
एक एक टॉपिक को मेरे साथ देखते जाइए। देखिए ये पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है, इसको अपन यहाँ पे लेके चलते हैं। देखें, बायो शब्द अब तक समझ में आ चुका होगा। बायोस और लोगोस, लाइफ की स्टडी करना। बात आ रही है टेक्सोनोमी की। टेक्सोनोमी शब्द है एपीडी कंडोले ने दिया। बुक का नाम था थ्योरीज एलिमेंटरी डीला बोटनिक, ये इसकी बुक थी। फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसको कहा गया है? अरस्तु को, याद रहना चाहिए आपको। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी कौन है? कार्ल लिनियस है। और फादर ऑफ इंडियन प्लांट टेक्सोनोमी कौन है? एच शांतापाउ है। जब टेक्सोनोमी पढ़ते हैं तो तीन चीजें क्रम से याद रखो। आइडेंटिफिकेशन करेंगे, नामकरण करेंगे और उसका वर्गीकरण करेंगे। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। टैक्सी में जा रहे थे, कहीं जल्दी उतर गए, साथियों ने कहा कि ये जल्दी इसलिए उतरा है कि ये पैसे देना नहीं चाहता, कंजूस है ना। तो आपने क्या बोला? भाई मेरे को कोई काम था इसलिए मैं उतर गया, बाकी मैं कंजूस नहीं हूं। टैक्सी से टेक्सोनोमी याद रखो। आई एम नॉट कंजूस, ऐसे याद रख लो। आई आइडेंटिफिकेशन, नॉट नोमेनक्लेचर, और सी का मतलब कंजूस का यहाँ पर सी से ले लो क्लासिफिकेशन। याद वैसे ही है आपके। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन क्रम से याद रखना। इसके बाद आता है एक शब्द सिस्टमेटिक्स। टेक्सोनोमी के बाद आता है सिस्टमेटिक्स। फादर ऑफ सिस्टमेटिक वही है जो फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी है, मतलब कार्ल लिनियस। और इसने सिस्टमेटिक वर्ड कहाँ दिया? सिस्टेमा नेचुरी नामक बुक में दिया था। टेक्सोनोमी के साथ में अगर आप इंटर रिलेशनशिप करें, डिफरेंस करें और उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और तैयार कर लें तो उसको क्या बोल देंगे? सिस्टमेटिक्स बोल देंगे। मतलब आपने टेक्सोनोमी में क्या क्या किसी चीज की पहचान करी, फिर उसका नामकरण किया और फिर उसका वर्गीकरण किया। ऐसा करने के साथ साथ अगर आप उसकी जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को और देख लेंगे और ऐड कर देंगे तो वो टेक्सोनोमी के साथ साथ उसका क्या नाम हो जाएगा? अब सिस्टमेटिक्स हो जाएगा। और फादर ऑफ सिस्टमेटिक्स है कार्ल लिनियस। टेक्सोनोमी हिरार्की पढ़ते हैं। 7 मुख्य श्रेणियां। किंगडम सबसे पहले, सबसे बड़ा, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ये क्रम से है। अगर बीच में कहीं ट्राइब शब्द आता है तो फैमिली और जीनस के बीच में, और कोर्ट शब्द आता है तो क्लास और ऑर्डर के बीच में। कई बार आपको अगर शब्द को देख के पता लगाना हो कि ये शब्द किसको बिलोंग करता है, फाइलम को करता है, क्लास को करता है, तो इसके पीछे सफिक्स ये लगाए जाते हैं। अगर फाइलम है तो फाइटा, पंजाई के अंदर माइकोटा लिखा होगा, ओप्सिडा लिखा है, सब पीछे लगा हुआ तो क्लास हो सकती है। एल्स ऑर्डर के पीछे लगता है, एसी फैमिली के पीछे, और अस अम ऐसा कुछ, इज ए ऐसा कुछ लिखेगा, वो मिलेगा आपको जीनस के पीछे। अगर प्लांट का क्लासिफिकेशन करेंगे तो फाइलम की जगह क्या लगा देंगे? डिवीजन। मतलब प्लांट में क्या लिखेंगे? किंगडम आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा, क्लास आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा, फैमिली आ जाएगी, जीनस आ जाएगा, स्पीसीज आएगा। ये प्लांट के संदर्भ में क्रम है। बेसिक हो गया स्पीसीज। यहां से ये वीडियो लेक्चर 1 का था मैटर। 2 नंबर पे चलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इससे कई बार सवाल आता है। 2 नाम सिस्टम, द्विनाम पद्धति जिसको बोलते हैं। इसके बारे में जो सर्वप्रथम है वो जिसने बताया था वो थे आपके गेसबर्ड बुहिन ने बता दिया था पाइनेक्स नामक बुक के अंदर। गेसबर्ड बुहिन नाम के वैज्ञानिक ने पाइनेक्स नाम की किताब में बता दिया था 1923 में ही। विस्तार पूर्वक इसके बारे में बताया कार्ल लिनियस ने। बुक का नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। इसमें बता दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। इसका अर्थ है कि किसी भी वैज्ञानिक शब्द में 2 पद होंगे। पहला जेनेरिक होगा, दूसरा
साइंटिफिक होगा, मतलब पहला पद वंश को बताएगा, दूसरा जाति को बताएगा, लेकिन वंश वाला जब लिखेंगे तो उसका पहला लेटर जो है वो आपके कैपिटल लेटर लिखा जाएगा, बाकी स्मॉल है, और इसके अंदर कंप्लीट लेटर हैं वो भी आपके स्मॉल लिखे जाएंगे। ये कुछ अपवाद हैं, यहाँ पे आप इनको देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। अगर इनको टाइप करेंगे आप, अगर शब्द को टाइप करते हैं तो इटालिक या तिरछे रूप में टाइप करिए। अगर हाथ से लिखेंगे तो क्या कर दीजिए, इनको अंडरलाइन कर दीजिए, अलग अलग, जीनस को अलग और स्पीशीज को अलग। इनके प्रकाशन की जिम्मेदारी होगी ICBN और ICZN की। और अगर वैज्ञानिक का नाम भी लिखा जाएगा तो आपको लास्ट में लिखना है, और वो भी शॉर्ट में लिखना है। बाइनोमियल के साथ में ट्राइनोमियल सिस्टम भी था, जिसमें सब स्पीशीज और डाल सकते हैं। यदि जीनस और स्पीशीज के नेम सेम है तो इसे टोटोनिम्स कहते हैं। अगर जीनस और स्पीशीज के नेम समान है तो उसे क्या कहा जाता है, टोटोनिम्स कहा जाता है। एक शब्द और आता है, बोटनी में टोटोनिम अलाउ नहीं है, इसकी जगह एक शब्द आता है ओटोनिम। स्पीशीज, जीनस और स्पीशीज के नाम समान होने पर। ICBN का पूरा नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है। आपको लगता है सरल है, लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा भी वो क्या कर देगा, इनमें डिफरेंस कर देगा, इन डाल देगा, कल्चर डाल देगा, कुछ अलग कर देगा, तो आपको दिक्कत आएगी। तो पक्का पक्का इसको रट लेना, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर और ICZN का इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये आपको याद रखना है। टेक्सोनोमी का क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों होती है, ये एकदम थ्योरेटिकल बातें हैं, क्योंकि अगर किसी चीज का अपन वर्गीकरण नहीं करेंगे तो बिना वर्गीकरण के अपन उसको कैसे मतलब पहचान पाएंगे कि वो किस जगह पर ठहरता है, उस जीव का स्टैंड कहां पर है पृथ्वी पर, वो कहां आएगा। उसके लिए अपने को क्लासिफिकेशन उसका करना जरूरी है, नामकरण करना जरूरी है, उसकी पहचान करनी जरूरी है। पहले पहचान करेंगे, फिर उसका नामकरण करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, और इसको अगर जातिवर्तीय रूप से सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर देंगे तो वो हो जाएगा सिस्टमेटिक्स। ठीक है। प्लांट्स का जब क्लासिफिकेशन किया तो मुख्यतः 3 बातें आती हैं। एक आता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, एक नेचुरल क्लासिफिकेशन, और एक आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। केवल कुछ ही लक्षणों पर आधारित था क्या आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। वैज्ञानिकों के नाम याद रखना है यहाँ पे, कौन सा, थियोफ्रेस्टस, जॉन रे, एंड्रिया सीजलपिनो और गैस्पर्ड बुहिन। ये गैस्पर्ड बुहिन वही है जिसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ये जो आया था सबसे पहले वाला, इसकी बुक का नाम पाइनेक्स है। सीजलपिनो की बुक का नाम है डी प्लांटिस, जॉन रे की बुक का नाम है मेथोडस प्लांटेरम, और थियोप्रेस्टस की बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम में थियोप्रेस्टस ने बताया था हर्ब, अंडरसर्ब, सर्ब और ट्री में बांटा गया है पादप को। जॉन रे ने स्पीसीज वर्ड भी दिया था, यह भी याद रखना है आपको, जाति शब्द की संकल्पना क्या दिया था जॉन रे के द्वारा। बेसिक टेक्सोनॉमी फॉर नेचुरल वर्ल्ड, जेनरा प्लांटेरम और स्पीसीज प्लांटेरम, ये यहाँ की कुछ बुक्स हैं। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में सर्वप्रथम लीनियस ने लैंगिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया, जिसमें प्लांट को एंथर को कितने भागों में 24 ग्रुप में डिवाइड किया, प्लांट के अंडपों का वर्गीकरण किया। एंथर को 24 ग्रुप में के आधार पर प्लांट के जो स्टाइल है उनको क्या कर दिया, वर्गीकृत कर दिया। जॉन एंड्रे गेस की कार में थी, जॉन अंदर, एंड्रे से अंदर, गेस की कार में थे, ऐसा करके एक ट्रिक है जिसके द्वारा आपको याद हो जाएगा कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में कौन कौन वैज्ञानिक आते हैं। इनको आपको याद रखना है। नेचुरल क्लासिफिकेशन किसके आधार पर था, एक तो देखो बेस क्या था इन क्लासिफिकेशन का, और एक इनमें वैज्ञानिक कौन कौन से थे ये याद रखना है। मॉर्फोलॉजी, संरचना मतलब बाह्य संरचना के बेसिस पे, केवल कुछ लक्षणों के आधार पर तो आर्टिफिशियल, फिर नेचुरल आया था। एक क्रम याद रखना है, पहले आर्टिफिशियल आया था, फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन, और फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसमें आया था डी जस्सू, मोनोकोट पर डाइकोट के आधार पर, इसकी बुक का नाम है जेनरा प्लांटेरम। डी कंडोले, वेस्कुलर बंडल कोटलेडन के बेसिस पे, टेक्सोनोमी शब्द जो दिया था वही है कंडोले। बेंथम हुकर, हर्बेरियम सीट के ऊपर मैक्सिमम क्लासिफिकेशन किसका है, बेंथम हुकर का है, और इसकी बुक भी है जेनरा प्लांटेरम। मतलब जेनरा प्लांटेरम जो बुक है ना, यहाँ पर देखो कैरोलस लीनियस की एक बुक है, देखो तीनों बुक
किसकी हैं, कैरोडस लीनियस की हैं। तो यहाँ पर कैरोडस लीनियस की एक बुक है जेनेरा प्लांटेनम, एक बुक डी जस्सू की भी है जेनेरा प्लांटेरम, और एक बुक बेंथम हुकर की भी है जेनेरा प्लांटेरम। तो जेनेरा प्लांटेरम के बुक के यहाँ पर तीन मतलब अलग अलग बुक है ये जेनेरा प्लांटेरम 3 लोगों की, और यहाँ पर एक जॉन लिंडेल, ये भी इसकी ट्रिक है। फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन है, जातिवर्तीय क्लासिफिकेशन है, वो किसी जीव की उत्पत्ति से लेकर अब तक उसका क्या विकास हुआ, कोई जीव ओरिजिन हुआ उससे लेकर अब तक उसने क्या डेवलपमेंट किया, क्या उसका विकास हुआ, फाइलोजेनेटिक के बेसिस पे अपन ने क्लासिफिकेशन किया, उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन बुक में जाति की उत्पत्ति के बाद इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें पूर्वजों का भी अध्ययन करते हैं। तख्ताजन, एंगलर व प्रेंटल, हचिंसन, थोर्ने, डेलग्रान और कोलविस्ट, ये सब इसके वैज्ञानिक थे। एक फाइल भी तख्ते के एंगल से हटाकर डाला था, एक फाइल हमने रखा था तख्ते के एंगल से उसको हटाकर डाला था। तो ये इसकी ट्रिक है, ये इसकी ट्रिक है और ये इसकी ट्रिक है। इससे आपको ये पता चलेगा कि वैज्ञानिकों के नाम कौन से क्लासिफिकेशन में कौन सा वैज्ञानिक आता है। इसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन सा क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे था, और आपको इसमें यह पता चलेगा कि कौन सी बुक का किससे संबंध है। ठीक है, ये इतनी सारी चीजें मैं एकदम डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि रिवीजन क्लास है, इसलिए अपन थोड़ा थोड़ा जल्दीबाजी में ले रहे हैं, क्योंकि आपने अब तक पढ़ रखा है, आपके सामने नोट्स हैं, बस केवल मैं आपको रिहर्सल करा रहा हूं 1-1.5 घंटे के अंदर। जब अपन क्लासिफिकेशन करते हैं लिविंग्स का, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने दिया था 18th सेंचुरी के अंदर। इसने जीवों को 2 भागों में डिवाइड किया, एक प्लांटी, दूसरा एनिमेलिया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कैरोलस लीनियस। 2 बातें बताई, प्लांटी और एनिमेलिया। दूसरा आता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, किसने दिया, हेकल ने दिया 1866 में। इसने एक और जोड़ दिया, पहले यहां पर प्लांटी था ना, एक और ऐड कर दो पी से ही, प्रोटिस्टा। इसने जीव जगत को 3 भागों में डिवाइड किया, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। उसके बाद में आता है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, कोपलैंड 1938 में दिया था। न्यूक्लियस के बेसिस पर वर्गीकरण किया, और प्रोटिस्टा के बाद में इसने एक चीज ऐड कर दी, और वो क्या थी, मोनेरा और ऐड कर दी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहां पर अब आपके प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी, एनिमेलिया ऐसा बोल सकते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सब हो गए। और चौथा जो क्लासिफिकेशन है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, RH विटेकर के द्वारा दिया गया 1969 के अंदर। इसका क्या आधार था, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का प्रश्न अभी तक ये आया हुआ नहीं है, आ सकता है। क्या था, 5 कोशिका थैले में पोषण व जनन कर अपनी जाति बढ़ाती हैं। तो 5 का मतलब 5 किंगडम, कोशिका का मतलब कोशिका संरचना, थैले का मतलब थैलस संरचना, पोषण का मतलब पोषण विधि, जनन का मतलब जनन विधि, और जाति का मतलब जातिवृत्तीय अध्ययन। और क्रम क्या रखा था, है ना, मैं पहले फालतू घूमता था, पढ़ाई अब करने लगा हूं, ऐसा कुछ आपको याद आ रहा है तो, ऐसा कुछ आपको याद आ रहा है तो ये जो आपके क्रम था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, मैं पहले फालतू टाइम खराब करता था, पढ़ने अब लगा हूं, ऐसा कुछ करके आपको ऐड होने का क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले प्रोटिस्टा ऐड हुआ था, फिर आपके मोनेरा ऐड हुआ था, फिर आपके फंजाई ऐड हुआ था। प्रोटिस्टा ऐड हुआ था 3 किंगडम में, मोनेरा ऐड हुआ था 4 किंगडम में, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या ऐड हुआ था, ऐसा कुछ पूछे आपको तो आपको याद रखना है फंजाई, यहां पर ये ऐड हुआ था। ये एक स्लाइड है। जब इसका बेसिस था क्या कि 5 कोशिका थैले में पोषण व जनन कर अपनी जाति बढ़ाती हैं। तो कोशिका के प्रकार की बात करें तो मोनेरा है वो एकमात्र प्रोकैरियोटिक है, रट लेना, याद कर लेना, समझ लेना कैसे भी करके। बाकी चारों के चारों क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं। मोनेरा के अलावा सारे क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं। मोनेरा ही क्या है, एक प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, थैलस स्ट्रक्चर की बात करें तो मोनेरा यूनिसेलुलर है और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, बाकी सारे क्या है, मल्टीसेलुलर है। मतलब आपके पास 2 बातें क्लियर हो गई यहाँ पे। एक तो क्या है आपके प्रोकैरियोटिक
और यूनिसेलुलर, ठीक है। एक आपके है यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर, और एक कंडीशन आपकी हो गई यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर। तो प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर में एक ही नाम आएगा, वो आएगा कौन सा? मोनेरा, जो कि प्रोकैरियोटिक भी है और आपके यूनिसेलुलर है, मतलब असीम केंद्र की है और एक कोशिकीय है, वो कौन? मोनेरा। और यूकैरियोटिक के साथ एक कोशिकीय है, वो कौन सा? आपके प्रोटिस्टा। और बाकी सारे के सारे यूकैरियोटिक भी हैं और मल्टीसेलुलर भी हैं। सेल वॉल की बात करें तो यहां पर मोनेरा के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन अमीनो अम्ल की बनी हुई, प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट है, सब में नहीं है। फंजाई के अंदर सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। प्लांटी में आपको पता है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और एनिमेलिया के अंदर ये एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो एब्सेंट है किसमें? मोनेरा में, बाकी सब में प्रेजेंट है। इसमें एब्सेंट क्यों है? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक टाइप है, तो यहां पर विकसित नहीं हुई है। पोषण की बात करें, स्वयपोषी परपोषी दोनों है, स्वयपोषी परपोषी दोनों है। यहाँ परपोषी है फंजाई, फंजाई केवल परपोषी है, स्वयपोषी का कोई लिंक नहीं यहाँ पे। ये स्वयपोषी है और ये भी क्या है? परपोषी है। जनन संयुग्मन के द्वारा, यहाँ संलयन, ये निषेचन, निषेचन और निषेचन। थोड़ा और बढ़े तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, कैवेलियर, स्मिथ, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, क्रोमिस्टा, एनिमेलिया, प्लांट और फंजाई, ऐसा करके 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। डोमेन के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे पहले 2 डोमेन सिस्टम, वैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं। 3 डोमेन, 6 डोमेन। 2 में आपके प्रोकैरियोटा, यूकैरियोटा। 3 डोमेन के अंदर आपके यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, लिविंग फॉसिल्स। 6 डोमेन के अंदर आपके आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इस प्रकार से ये डोमेन सिस्टम भी है। 2 डोमेन, 3 डोमेन आपके और 6 डोमेन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया। 5 चीजें हो गई। पंचजगत परिकल्पना के अनुसार मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन 5 को क्रम से पढ़ना होता है। अब प्लांटी जब आप पढ़ोगे तो उसको यूजी में ले जाना है अपने को, और यूजी के अंदर कंप्लीट डिटेल दे रखी है। तो यहाँ से एनसीईआरटी से पढ़ते पढ़ते अपन यूजी में जाएंगे तो वो यहाँ पर कंप्लीट डिटेल वहाँ होगी। तो अपन प्लांटी को नहीं छेड़ेंगे इस यूनिट में, और ना ही अपन एनिमेलिया को छेड़ेंगे अपन इस यूनिट में। अपन फंजाई तक के मैटर को यहाँ पर क्लियर करेंगे। सबसे पहले को लेते हैं मोनेरा। शब्द आ गया था, हेकल ने दिया था। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको ऐड किया गया। मोनेरा के एनिमल क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक, मैक्सिमम यूनिसेलुलर। कुछ सदस्य क्लम्प बनाकर रहते हैं, वो अलग मैटर है, बाकी याद रखना यूनिसेलुलर होते हैं। न्यूक्लियोइड प्रो न्यूक्लियस कहते हैं क्योंकि वेल डेवलप न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं होता है। ओल्डेस्ट लिविंग ऑफ फॉसिल्स भी कहा जाता है। प्रिमिटिव है। पोषण के 2 प्रकार है, ऑटोट्रोपिक है और आपके हेटरोट्रोपिक है। ऑटो में आपको फोटो ऑटोट्रोपिक भी मिल जाएंगे और कीमो ऑटोट्रोपिक, मतलब सनलाइट के द्वारा भी अपना पोषण खुद बना लेते हैं, और आपके केमिकल के द्वारा भी अपना पोषण स्वयं पोषी होते हैं। क्रोमेटोफोर वर्णक यहाँ पर प्रेजेंट होता है, याद रखना है। रिप्रोडक्शन कंजुगेशन के माध्यम से। रेस्पिरेटरी एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? मीजोसोम में प्रेजेंट होते हैं। मीजोसोम इज ए सेल मेम्ब्रेन फोल्डिंग, सेल की मेम्ब्रेन है वो अंदर फोल्ड हो जाती है, उसी को क्या बोला जाता है? मीजोसोम बोला जाता है। सेल डिवीजन ए माइटोसिस टाइप का होता है। यहाँ पर सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन है, प्रोटीन है, एब्सेंट हो सकती है माइकोप्लाज्मा में, बाकी सब में यहाँ पर प्रेजेंट है सब में। एग्जाम्पल देखिए इसके, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना आप कि मोनेरा में किस किस को शामिल किया गया है। आर्की बैक्टीरिया, सत्य जीवाणु यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, और आपके माइकोप्लाज्मा, इनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है किसके अंदर? मोनेरा के अंदर। सबसे पहले लेते हैं आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ही होते हैं, पर ऐसे बैक्टीरिया जो कि
एकदम एडवर्स कंडीशन में, एकदम हर्ष कंडीशन में, एकदम खराब परिस्थिति में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके आर्कीबैक्टीरिया कहलाते हैं। नेचुरल डेथ इनकी होती नहीं है। सेल वॉल में प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, म्यूरिन प्रेजेंट है, ब्रांच लिपिड है, ये क्वेश्चन आया हुआ एक बार। थोड़ा एस आरआरएनए प्रेजेंट है, ये आ सकता है यहाँ पर। इसकी उपस्थिति के कारण ही एडवर्स कंडीशन में रह पाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्कीबैक्टीरिया में एडवर्स कंडीशन को सहन करने की क्षमता के कारण है, यहाँ पर ब्रांच लिपिड पाई जाती है। इसकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट होता है, पॉलीसेकेराइड में सेलुलोज एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल मीथेनोजन, जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, सीवेज की कार्बन डाइऑक्साइड को CH4 में बदलते हैं, मवेशी के रूमेन में मिलते हैं, ओब्लिगेटरी प्रकार के। हेलोफाइल्स अधिक सैलिनिटी पर जो सर्वाइव कर पाते हैं। थर्मोएसिडोफिलस जो अधिक टेम्परेचर पर अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। मीथेनोजन व हेलोफाइल्स सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया होते हैं, मतलब इनके अंदर सल्फर पाई जाती है, जबकि थर्मोएसिडोफिलिस में सल्फर एब्सेंट होती है। ये कुछ यहाँ पे पॉइंट है। यू बैक्टीरिया सत्य जीवाणु जो होते हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसे एनिमल्क्यूल कहा था। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ल्यूवेनहॉक है ही। सर्वव्यापी है, मिनिमम से मैक्सिमम टेम्परेचर तक प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग साइज होती है। सबसे बड़ा दे रखा है बेगियाटोवा मिराबिलिस। शेप अगर गोलाकार है तो उसको बोलेंगे कोकस। अगर एक गोला है माइक्रोकोकस। माइक्रो का मतलब छोटा और एक का मतलब स्ट्रेट, याद रखना। यहाँ पर ए से मतलब स्टार्ट होती है ना अपनी एबीसीडी, तो छोटा सबसे मान लो ए ओरियस। डिप्लोकोकस न्यूमोनिया है। ट्रिक दाई बच्चों के न्यूमोनिया का इलाज करती है, तो डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। टेट्राकोकस 4 होते हैं, अगर ऐसे 1 2 3 4, उसको बोला क्या? टेट्राकोकस। तो माइक्रोकोकस टेट्राजिनस और नाइसीरिया। पेट के चक्कर में नाई के पास जाने का टाइम नहीं, ऐसे करके आपने टेट्राकोकस को याद किया था। स्ट्रेप्टोकोकस कैसे? एक जंजीर के जैसे, इस प्रकार एक जंजीर है, इस तरह से व्यवस्थित है, तो उसको बोलेंगे क्या? स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेफाइलोकोकस आपके अंगूर के गुच्छे के समान है। एग्जाम्पल दे रखा है इसका। सारसिनी है ना, लूटने में सार नहीं है, तो सारसिनिया लूटिया जो इसका दे रखा है। घन के आकार की शेप होती है और स्पाइरल कोइल्ड है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ये जो होते हैं इनमें फ्लैजिला नहीं होते हैं, ये गोलाकार टाइप के होते हैं, फोकस को बोला जाता है। स्पाइरल जो होते हैं स्प्रिंग के आकार के, इस प्रकार से। ये तो अभी क्या थे? गोलाकार थे। स्पाइरलम माइनस स्पाइरलम वोल्यूटेंस, ऐसा कुछ करके, जिसके जीवन में उलझने ज़्यादा है वो टेंशन लेता है और माइनस में रहता है, ऐसे करके आपको इसको याद रख लेना है। बेसिलस रोड लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। मोनोबेसिलस का मतलब एक है बेसिलस। डिप्लोबेसिलस का मतलब कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया। स्ट्रेप्टोबेसिलस बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस। ट्रिक टीबी में आदमी ट्रैप हो जाता है। विब्रियो मतलब कोमा टाइप, फ्लैजिला प्रेजेंट है यहाँ पर। हेजा जो होता है उसका कारण है ये। फिलामेंटस जो फिलामेंटस प्रकार के होते हैं उनको बोलते हैं, जिसमें एफी प्रेजेंट होता है। और प्लियोमॉर्फी मतलब बहुरूपी होते हैं। एसिटोबैक्टर आजकल की बहू एसी में ही रहेगी, ऐसा करके आप इनको बैक्टीरिया के जो शेप है, साइज को है, वो आप अब तक याद कर चुके होंगे। खैर, यू बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन मतलब डी अमीनो पाल्मिक एसिड है, म्यूमेरिक एसिड के रूप में भी हो सकता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बढ़िया प्रश्न है ये। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में आपके पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है, टिकोइक अम्ल एब्सेंट होता है। पिलाई स्ट्रक्चर होती है, सेल वॉल पर प्रेजेंट होती है और कंजुगेशन का काम करती है, मतलब एक सेल को दूसरी सेल से जोड़ने का काम करती है। कैप्सूल बोलते हैं, ऊपर एक लेयर और होती है जो बैक्टीरिया से इसकी सुरक्षा करती है, जो बैक्टीरिया की सुरक्षा करती है, उसको कैप्सूल बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन को आप फोल्ड करोगे अंदर की साइड में तो एक स्ट्रक्चर बनेगी जो मिजोसोम है। क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, मिजोसोम के कार्य, इसे बैक्टीरियल माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए मतलब रेस्पिरेशन का कार्य करता है।
सेल डिवीजन के समय सेप्टा का फॉर्मेशन करता है, रेप्लिकेशन में भाग लेता है और माइटोकॉन्ड्रिया के समकक्ष है। ये 3 ऑप्शन दिए हुए थे, एक ऑप्शन अलग था, तो आपको ये याद रख लेना है। इसके साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है, तभी ये प्रोकैरियोटिक में आता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर एब्सेंट है। गैस वैक्यूल, राइबोसोम, सर्कुलर डीएनए यहाँ पर थोड़ा सा प्रेजेंट होता है, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, जो आपके बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी वर्क काम आता है, उसको यहाँ पर कहा जाता है, वो यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट। फ्लैजिला की बात करें तो बैक्टीरिया में अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो उसको बोलेंगे एट्राइकस, एग्जाम्पल माइक्रोकोकस। अगर एक फ्लैजिला प्रेजेंट है उसको बोलेंगे मोनोट्राइकस, विब्रियो कोलेरा, हेजा के अंदर। लोफोट्रोपस मतलब एक साइड में बहुत सारे हैं, हायोस्पाइरिलम। और एम्फी शब्द जहां आता है वहां पता ही आपको, दोनों साइडों में, तो नाइट्रोसोमोनास, स्पाइरिलम के अंदर आपके दोनों साइडों में प्रेजेंट होते हैं फ्लैजिला। और पेरीट्राइकस का मतलब चारों तरफ होते हैं, बेसिलस, टाइफस, टाई, पेहरी, मतलब चारों तरफ हो गई यहाँ पे। न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रोपिक भी होते हैं बैक्टीरिया और आपके हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक के अंदर फोटो ऑटोट्रोपिक और आपके कीमो ऑटोट्रोपिक। लवकों की जगह क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? मतलब क्रोमेटोफोर यहाँ पर प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट की जगह यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? क्योंकि सेल ऑर्गेनल्स तो यहाँ पर बहुत सारे नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? क्रोमेटोफोर। एग्जाम्पल बैक्टीरिया क्लोरोफिल में पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया विरिडीन वर्णक में प्रेजेंट आपके ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कीमो केमिकल के ऑक्सीडेशन से भोजन बनाते हैं। केमिकल क्या? सल्फर हो सकता है, आयरन हो सकता है, कार्बन है, मीथेन है, नाइट्रोजन है। इनके ऑक्सीडेशन से क्या करेंगे? ये फूड का फॉर्मेशन करेंगे। सेप्रोफाइट्स सड़े गले पदार्थों से। सिम्बायोटिक सहजीवन के रूप में राइजोबियम और पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं। मैक्सिमम जो रोग फैलाते हैं वो पैरासिटिक बैक्टीरिया ही है। रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक और एनएरोबिक, मतलब वायवीय और अवायवीय दोनों प्रकार के ये श्वसन करते हैं। यू बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन तीनों प्रकार का, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव मुख्यतः बाइनरी फ्यूजन और आपकी बडिंग के द्वारा, है ना, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा। स्ट्रेप्टोमाइसिस में वेसिपेटल क्रम में, मतलब बेस पर नए बनेंगे। एंडोस्पोर के द्वारा। कब? विपरीत परिस्थिति में एंडोस्पोर के द्वारा ये क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अनुकूल परिस्थितियों में क्या बनते हैं? इसमें जूस्पोर बनते हैं और गांठ जैसी संरचना बनती है, सिस्ट। ये सारे किसके माध्यम है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन 3 प्रकार है इसके, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और आपके ट्रांसडक्शन। कंजुगेशन वैज्ञानिक का नाम है लेडरबर्ग और टेटम। सर्वप्रथम इसने ई कोलाई में अध्ययन किया था। 2 सेल आपस में जुड़ती हैं, कंजुगेशन ट्यूब बनती है। ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट किया था डिप्लोकोकस न्यूमोनी के अंदर, और ट्रांसडक्शन को बताया था लेडरबर्ग व जेंडर ने। तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, वैज्ञानिकों के आपको याद रखने हैं नाम। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में, डेयरी इंडस्ट्री में बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं आपके, लैक्टोबैसिलस है वो दूध के से दही बनाने के अंदर, योगर्ट के निर्माण में, एसिटोबैक्टर एसिटाई सिरका में बदल जाता है, मेगाथीरियम तंबाकू में, कर्लिंग लीफ में, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया, ई कोलाई द्वारा विटामिन बी का निर्माण, ऐसे कुछ हैं। एंटीबायोटिक के रूप में, इंसेक्ट कंट्रोल में बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, बीटी प्लांट के रूप में। हार्मफुल बहुत सारे रोग हैं जो कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं। बैक्टीरियल डिजीज में आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म एक रोग दे रखा है यहाँ पर। ऐसे कुछ करके आपके ये रोग से संबंधित चीज़ें। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एक क्रिश्चियन ग्राम नाम का वैज्ञानिक 1884 में बताया। स्टेनिंग के आधार पर देखा गया कि बैक्टीरिया है, आप उसको सबसे पहले क्रिस्टल वॉयलेट से अभिरंजित करें, सभी बैक्टीरिया बैंगनी रंग के हो गए। फिर आपने उनको आयोडीन सॉल्यूशन दिया, अभी भी सभी बैक्टीरिया क्या है? बैंगनी है। फिर आपने उनको इथाइल अल्कोहल दिया, कुछ सेल का एक कलर बैंगनी रहा, बाकी कुछ का कलर पहले जैसा हो गया। फिर आपने क्या दिया? इसको सेफ्रेनिन दिया। ग्राम
पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे वो पहले से लास्ट तक सेम अभिरंजन रहेगा, और ग्राम नेगेटिव है यहाँ पे वो क्या हो गया, बदल गया। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को स्टेनिंग के बेसिस पे इस प्रकार से अपन ने डिसाइड किया। थोड़ा अंतर देख लो। सेल वॉल पहला अंतर है, ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल है वो टिकोइक अम्ल की बनी हुई होती है, यहाँ पर एब्सेंट होता है। सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा होता है, ग्राम पॉजिटिव में यहाँ पर कम होता है। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल क्या होती है, मोटी होती है, ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल पतली होती है। ग्राम पॉजिटिव में लिपोपॉलीसेकेराइड की मात्रा कम होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में ये बहुत ज्यादा होती है। ग्राम पॉजिटिव में लिपिड की मात्रा कम होती है, यहाँ लिपिड की मात्रा ज्यादा होती है। अमीनो एसिड के प्रकार यहाँ पर कम है, इसके अंदर ज्यादा है। आरएनए डीएनए का अनुपात 8:1 है, जबकि इसमें 1:1 है। एंटीबॉडी के प्रति कम रेजिस्टेंट है ग्राम पॉजिटिव, जबकि ये वाला ज्यादा घातक है। एक्टिंग को बेसिकर इस तरह ये जो दे रखे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। और आरपीएससी नेगेटिव नहीं लेना, मतलब आपको भी ध्यान रखना है आरपीएससी की जगह आरपीएसवी याद रखो, और नेगेटिव क्वेश्चन नहीं करने, ये आपको सीखना है। ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा, देखो जो आते आते क्वेश्चन है वो भी पकड़ोगे तो सिलेक्शन ले बैठोगे, पर परीक्षा में गलती क्या करोगे कि जो नहीं आ रहा है उसको भी करने की कोशिश करोगे, वहाँ पर क्वेश्चन नकारात्मक ज़्यादा हो जाते हैं और उस परिस्थिति में रिजल्ट आपका डाउन जाता है, जो कि अच्छा नहीं होता। तो ये यहाँ पर मैसेज है। ऐसा करके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को आपने कंप्लीट समझा। अगला था माइकोप्लाज्मा। यहाँ से क्वेश्चन आता है हर बार। सेल वॉल लेस प्रोकैरियोटिक, ऐसे मोनेरा के सदस्य जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, यानी कोटलेस बैक्टीरिया, पीपीएलओ भी बोला जाता है, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है इसको, या किंगडम भी कहा जाता है। सर्वप्रथम लुई पाश्चर ने देखा कि पशुओं में न्यूमोनिया रोग जो देखा था वो, लेकिन इसे पृथक नहीं कर पाया। नोकार्ड वरस्का ने लेब में इसको संवर्धित किया और पीपीएलओ नाम रखा। नोवाक ने इसको क्या दिया, माइकोप्लाज्मा नाम दिया। प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, इमूवेबल है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, शेप बहुरूपिया है, इरेगुलर है, डीएनए में आरएनए प्रेजेंट, परंतु आरएनए की मात्रा किससे, डीएनए से ज्यादा होती है, ग्राम नेगेटिव है, याद रखना ये। सेल मेम्ब्रेन के अंदर इसके मीजोसोम एब्सेंट होता है, सेप्रोपाइटिक है और आपके पैरासिटिक बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा कंडीशन है इसकी। रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर एब्सेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, केवल और केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है, जो कि फ्यूजन के द्वारा हो सकता है, बडिंग के द्वारा हो सकता है, एलिमेंट्री बॉडी के द्वारा हो सकता है। ऐसा कुछ इसके माइकोप्लाज्मा से संबंधित बातें, चीजें आपको याद रखनी है। माइकोप्लाज्मा रोग कारक भी है, लीफ ऊपर रोग, ग्राफ्टिंग और कटिंग, अमर बेल के अंदर, और फ्लोएम पैरेन्काइमा व सीवी ट्यूब को ही संक्रमित करता है। ऐसा कुछ रोग फैलाता ही है। जंतुओं में मुर्गियों के अंदर श्वसन रोग, पशुओं में शोथ, भेड़ बकरी व गाय की एंडोक्राइन व मेमोरी ग्लैंड में संक्रमण फैलाता है। मानव श्वसन तंत्र में वॉकिंग न्यूमोनिया और मानव जननांग रोग, महिलाओं में बांझपन की समस्या। पादप के अंदर माइक्रो आम बेग में पकते हैं, ऐसी ट्रिक याद रखना है। तो आलू में कुर्चिसम रोग, मक्का का बोना रोग, बैंगन का लघुपर्णी रोग, गन्ना का धारी रोग और पपीता में गुच्छित रोग, कपास का हरितिमा रोग है वो माइकोप्लाज्मा के कारण से होता है। इसकी लेब में ग्रोथ कल्चर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए स्टेरोल की आवश्यकता होती है, इस कंपाउंड की आवश्यकता होती है। अगर ये उपलब्ध है तो इसको लेब में कल्चर किया जा सकता है। एक है साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। फ्लैजिला यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है, परंतु गति कर सकता है। ये मोनेरा में आता है, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, कोलोनियल के रूप में पाया जाता है, फिलामेंटस है, ग्राम नेगेटिव है। सेल वॉल यहाँ पर किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकन, फोटोट्रोपिक होता है, स्वेपोसी है, समुद्री वाटर बैलून में अधिक मिलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोफाइसी क्लास में रखा जाता है। सिम्बायोसिस कंडीशन देखने को मिलती है, लाइकेन
जब बनता है तो एल्गी और फंजाई, वो एल्गी आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। नोस्टोक नाइट्रोजन फिक्सेशन में साइकस के साथ, और एनाबिना एजोला के साथ है, टेरिडोफाइटा में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इन दोनों के साथ इसका रिलेशन क्या है, सिम्बायोसिस का है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन है। एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ याद रख लो साइनोबैक्टीरिया के, आपके नोस्टोक है, एनाबिना है, ओसिलेटेरिया है, स्पाइरुलाइना। नोस्टोक हेट्रोसिस स्ट्रक्चर बनाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान, एनाबिना और आपके ओसिलेटेरिया, स्पाइरुलाइना प्रोटीन रिच कंपाउंड है। ये सारे के सारे किस में आते हैं, साइनोबैक्टीरिया। मोनेरा को पढ़ा आपने, मोनेरा में 4 चीज हो गई, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और आपके साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। ठीक है, ये सब चीजें आती हैं आपके मोनेरा जगत में। अगला जो जगत है वो है आपके प्रोटिस्टा जगत। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 2 नंबर पे आता है प्रोटिस्टा। शब्द किसने दिया, हेकल ने। 3 किंगडम में इसको जोड़ा गया था। यूकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं एनिमल। रियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सर्वप्रथम प्रोटिस्टा के अंदर ही देखा गया था। फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, यूग्लिनोइड और प्रोटोजोआ, 4 इसकी कैटेगरी हैं। गोल्डन एल्गी, डाइटम्स इसमें आते हैं क्राइसोफाइटा ग्रुप में। नॉन फोटोसिंथेटिक आपके स्लाइम मोल्ड है, यूग्लिनोइड में यूग्लिना और आपके प्रोटोजोआ पहले एनिमल। इसमें आपके डायनोफ्लेजिलेट्स भी हैं। सबसे पहला यहाँ पर लेते हैं क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा के अंदर सबसे पहले क्या है, डेस्मिड, जिसको गोल्डन एल्गी या गोल्डन ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है। फ्लेजिला यहाँ पर प्रेजेंट है। सबसे बढ़िया पर्सन, सेल की आउटर मेम्ब्रेन पर म्यूसिलेज कवर पाया जाता है, जिसके कारण ये ग्लाइडिंग मूवमेंट करती है। पोल्यूशन इंडिकेटर भी है। एल्गी देखो सब जगह मिलेगी आपको, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। तो आपके प्रोकैरियोटिक हो गई ब्लू ग्रीन एल्गी, गोल्डन एल्गी आपकी होगी यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर, और बाकी जो आती हैं आपके प्लांट वाली वो आपके मल्टीसेलुलर के अंदर आ गई। 2 नंबर पर आपके डाइटम्स, लवणीय जल में पाए जाएंगे। इसकी सेल वॉल के अंदर 2 कपाट होंगे, जिसके ऊपर सिलिका की लेयर होती है, नष्ट नहीं होता। साबुनदानी के जैसी इसकी संरचना होती है। समुद्र में ये फाइटोप्लैंक्टन के रूप में पाई जाती है। पोल्यूशन इंडिकेटर ये भी है। सेल वॉल डेवलप है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड यहाँ पे प्रेजेंट है। रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के अलावा। इसकी जो डाइटम है ये समुद्र के अंदर इकट्ठे होते जाते हैं अवशेष के रूप में। डाइटमी मृदा बनती है, पॉलिश बनाने में, फिल्ट्रेशन के अंदर, इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है, काम में ली जाती है। 3 नंबर पे आपके डायनोफ्लेजिलेट्स। प्रोटिस्टा फोटोसिंथेटिक है, 2 फ्लेजिला प्रेजेंट है, इसलिए इसको डायनोफ्लेजिलेट्स बोलते हैं। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। रिजर्व फूड यहाँ पर स्टार्च है। कलर इसका भी गोल्डन ब्राउन है डायनोफ्लेजिलेट्स का। नोक्टुला समुद्री भूत, ये डायनोफ्लेजिलेट्स है जो आपके समुद्र में पाया जाता है। गोनियोलेक्स भी रेड टाइड के नाम से पाया जाता है, इसके कारण समुद्र का लाल रंग हो जाता है, कई बार अधिक इसकी संख्या हो जाती है। ये बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं, टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं, सेरोटॉक्सिन। अगला आता है आपके स्लाइम मोल्ड, डिक्टियोस्टेलियम, नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है, नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है। कंज्यूमर प्रोटिस्टा बोल सकते हैं, फेगोट्रोपिक प्रोटिस्टा बोल सकते हैं। सड़े गले पदार्थों पर अपना भोजन प्राप्त करता है। फाल्स फंजाई भी इसको कहा जाता है, और फंजाई और एनिमल के बीच की योजक कड़ी भी है। रिजर्व फूड के रूप में क्या इसका ग्लाइकोजन है, और अगर फेवरेबल कंडीशन है तो ये प्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोरोजिनस फ्रूटिंग बॉडी के द्वारा ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। ये क्या आ गए आपके
डायनोफ्लेजिलेट्स और आपके यूग्लिनोइड्स अगले हैं। प्लांट व एनिमल के बीच की योजक कड़ी फ्रेश वाटर में मुख्यतः मिलेंगे। सेल वॉल यहाँ पर क्या है, एब्सेंट आती है, परंतु इसकी पूर्ति के लिए पेलिकल परत पाई जाती है जो इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, फोटोट्रोपिक प्लस हेटरोट्रोपिक दोनों का मिक्स रूप है। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट। स्टार्च स्टोरेज नहीं होता, जबकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्रुप में स्टोर होता है। फ्लैजिला एक या दो होते हैं, एक बड़ा एक छोटा, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यहाँ पर पाई जाती हैं। एग्जाम्पल हो गया इसका यूग्लिना। ये तीन हो गए, चार हो गए आपके प्रोटिस्टा। पहले आपने पढ़ा मोनेरा, मोनेरा के बाद में आ गए आपके प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद में आता है आपका फंजाई। लैटिन वर्ड फंगस से बना है, मशरूम है जिसका अर्थ। स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी आपको पता ही है पीए माइसेली। मॉडर्न माइकोलॉजी डी बेरी, मॉडर्न माइसी के लोग बेरी होते हैं, माइके के लोग बेरी होते हैं, आज की मॉडर्न जमाने की बातें होती हैं। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी बटलर है ही, इंडिया में ऐसा नहीं है। लक्षण क्या है इसके, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। अपवाद याद रखना है, ईस्ट जो है वो आपके यूनिसेलुलर फंजाई है। हेटरोट्रोपिक, पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक नेचर के रूप में रहते हैं। अवशोषण विधि के द्वारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डाइजेस्टिव एंजाइम को छोड़कर क्या करते हैं, ये माइक्रो पार्टिकल में बदल दिया जाता है मैक्रो पार्टिकल को, और अवशोषण विधि के द्वारा क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन मेथड के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। स्पोर बियरिंग बॉडी होती है, नॉन वेस्कुलर होती है। क्लोरोफिल यहाँ पर क्या है, एब्सेंट होता है। सेल वॉल के अंदर आपके काइटिन व सेलुलोज पाया जाता है। अगर ज़्यादा फूड हो गया तो ये ग्लाइकोजन के रूप में फूड को स्टोर करते हैं। इसका कवक तंतु क्या कहलाता है, हाइपी कहलाता है। बहुत सारे कवक तंतु जब इसके मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, आपके माइसीलियम बनाएंगे, कवक जाल बनाएंगे। ये माइसीलियम होस्ट सेल के अंदर प्रवेश कर गया तो इसे इंट्रासेलुलर माइसीलियम कहते हैं, और यदि दो होस्टों के बीच में रह गया तो ये इंटरसेलुलर माइसीलियम कहा जाता है। ये जो हाइपी होते हैं ये दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो ये एसेप्टेट है मतलब सेप्टा नहीं पाए जाते, पटहीन, या फिर क्या ये पटयुक्त पाए जाएंगे। केंद्रक बिखरे हुए हैं, कोइनोसाइटिक कंडीशन होती है। फाइकोमाइसिटीज में ऐसी स्थितियां मिलती हैं। और पटयुक्त हैं तो एक केंद्र एक हाइपी में होमोकैरियोटिक, और एक से अधिक केंद्रक एक हाइपी में तो हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन हो सकती है। जनन के लिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, फिजन के द्वारा, बडिंग के द्वारा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा, एल्बुगो में स्पोरेंजिया के द्वारा होता है, जिसमें जूस्पोर या फिर एप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग में क्या है, एब्सेंट होता है। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस तीन कंडीशन है। दो हाइपी का आपस में प्लाज्मा मिल जाना प्लाज्मोगेमी कंडीशन है। दोनों के केंद्रकों का संलयन कैरियोगेमी है, और फिर जाइगोट का निर्माण जो होता है वो आपके मियोसिस कंडीशन है। पैलेंटोगेमेटिक कॉपुलेशन, माइसीलियम की सभी सेल जनन सेल की तरह क्या करती हैं, कार्य करती हैं। फिर आता है गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट, जिसमें आपके दो हाइपी हैं, एक को एंथ्रेडियम बोल देंगे, दूसरे को उगोनियम बोल देंगे। दोनों आपस में क्या जुड़ती हैं, एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और उस पूरा जाइगोट बनता है। ये आपके गैमेटेंजियल कंडीशन हो गई। और फिर गैमेटेंजियल कोपुलेशन, एक ही कवक तंतु में अगर मेल व फीमेल बने और दोनों का संयुग्मन हो जाता है उसको बोलते हैं आपके गैमेटेंजियल कोपुलेशन कंडीशन। स्पर्मेटाइलाइजेशन, स्पर्म जैसी स्ट्रक्चर बनती है जो जलवायु द्वारा तैरकर उगोनियम तक पहुंच जाते हैं। और आपके सोमेटोगेमी कंडीशन है, वेजिटेटिव सेल जनन सेल की तरह व्यवहार करने लग जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, आपके सोमेटो कंडीशन बोला जाएगा। फंजाई का क्लासिफिकेशन यहाँ से प्रश्न आता है। ट्रू फंजाई यूमाइसिटिस, नोट मिक्सोमाइसिटिस, फॉल्स फंजाई स्लाइम मोल्ड में। ट्रू फंजाई है यूमाइसिटिस, दो बातें हैं यहाँ पे, पटहीन और पटयुक्त। एसेप्टेट लोअर फंजाई, सेप्टेट हायर फंजाई, प्रिमिटिव फंजाई भी बोल सकते हैं। इसमें आता है आपको फाइकोमाइसिटिस, और बाकी तीन है आपके एस्कोमाइसिटिस, बेसिटिवमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस, ये आपके हायर फंजाई आती है। फाइकोमाइसिटिस एल्गल फंजाई भी कहलाती है।
oomaecytes और जाइगोमाइसिटिस, दो प्रकार बोल सकते हैं इसको। एस्कोमाइसिटिस को सेक फंजाई या एस्कस फंजाई भी बोला जाता है। बेसिडियोमाइसिटिस को क्लब फंजाई भी बोलते हैं और ड्यूटेरोमाइसिटिस को इम्परफेक्टाई फंजाई भी बोला जाता है। फाइकोमाइसिटिस क्या हो गई अब, एसेप्टेट, लोअर फंजाई, प्रिमिटिव फंजाई, एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पट है नहीं तो न्यूक्लियस बिखरे रहते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं कोइनोसाइटिक सेल्स या कोइनोसाइटिक कंडीशन। ट्रिक आपको बताई हुई है, पाई पाई से अब कर राई साफ, पाई पाई से अब कर राई साफ। इसके अंदर जो उदाहरण आगे वो सारे के सारे किसके हैं, आपके फाइकोमाइसिटिस के हैं। पाई का मतलब फाइकोमाइसिटिस, इस पाई का मतलब फाइटोथोरा, पिलोबोलस, से का मतलब स्क्लेरोस्पोरा, एबी का मतलब एल्बुगो, कर का मतलब म्यूकर, राई का मतलब राइजोपस और साफ का मतलब सेप्रोलेजिना। ये जो है सारे के सारे आपके किस में आते हैं, फाइकोमाइसिटिस के एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। एस्कोमाइसिटिस, एस्कस फंजाई बोलते हैं, सेक फंजाई बोलते हैं, सेप्टेट होती है, हायर फंजाई होती है, यूनिन्यूक्लिएट होती है, जनन सोमेटोगेमी के द्वारा होता है, एस्कोस्पोर का निर्माण होता है, आस बनाई मां कल पर। आ का मतलब एस्कोमाइसिटिस, फिर आ का मतलब एस्परजिलस, बी का मतलब बफल, ना का मतलब न्यूरोस्पोरा, ई का मतलब ईस्ट है, मां का मतलब मोरेल है, कल का मतलब क्लेविसेप्स है और पर का मतलब पेनिसिलियम और पेजाइजा। न्यूरोस्पोरा को प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला भी कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट इस पर करे जाते हैं। ईस्ट जो यहाँ पर है यूनिसेलुलर है, वो किसका सदस्य है, एस्कोमाइसिटिस का सदस्य है। क्वेश्चन आ सकता है। बेसिडियोमाइसिटिस में क्लब फंजाई भी बोलते हैं, ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं। बासी रोटी को क्लब करके डोली में डालकर फेंक देंगे, क्योंकि एक क्लम्प कनेक्शन बन गया है। हायर फंजाई है, सेप्टेट है, यूनिन्यूक्लिएट है, क्लम्प कनेक्शन पाए जाते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। डोलीपोर पट पाए जाते हैं, ये लिखा हुआ है। बेसिडियोपोर में फ्रूटिंग बॉडी में क्लम्प बनते हैं, बापू आगो पोड़ी में लेगो बोल ब्रेक, ये इसकी ट्रिक थी। बापू, बा का मतलब बेसिडियोमाइसिटिस, पू का मतलब पक्सीनिया, आ का मतलब एगेरिकस, गो का मतलब नहीं, यहाँ पे पो का मतलब पोलीपोरस है, मे का मतलब मशरूम है, ले का मतलब यूस्टिलेगो है, बो का मतलब पफ बॉल है और ब्रेक का मतलब ब्रैकेट फंजाई। ये आते हैं आपके कौन सी, बेसिडियोमाइसिटिस। फिर आता है आपके ड्यूटेरोमाइसिटिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना यहाँ पे। सेप्टेट है, इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं, अपूर्ण फंजाई है ये। एसेक्सुअल में कोनिडिया के द्वारा। डॉक्टर कोली अल्टरनेट ट्राई कर फ्यू टीका, डॉक्टर कोली को बोला गया कि आप अल्टरनेट ट्राई करो कुछ टीकों को। डॉक्टर का मतलब ड्यूटेरोमाइसिटिस, कोली का मतलब कोलियोट्राइकम, अल्टरनेट का मतलब अल्टरनेरिया, ट्राई का मतलब ट्राइकोडर्मा, फ्यू का मतलब फ्यूजेरिया और टीका का मतलब टीका रोग सार्कोस्पोरा द्वारा फैलता है। ये जो है आपके उदाहरण आपको याद रखने, ट्रिक एक बार देखोगे याद है ही आपके, तो अब तक तो पढ़ चुके हो। लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई, ये आपके यूजी वाली यूनिट में भी है, यहाँ भी देख सकते हो। वेजिटेटिव माइसीलियम है बना, जब इसमें गेमेटेंजिया बना, दो प्रकार के गेमिट बनेंगे, गेमिट गेमिट मेल फीमेल, फ्यूजन होगा, प्लाज्मोगेमी कंडीशन आएगी, साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ेंगे, डाइकैरियोन कंडीशन आएगी, कैरियोगेमी मतलब न्यूक्लियस आपस में जुड़ेंगे, डिप्लोफेज या डिप्लॉइड फेज आएगी, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, स्पोर बनेंगे, उनका जर्मिनेशन होगा और फिर वापस आपके हाई फिर वो माइसीलियम वाली कंडीशन आ जाएगी। ये इसकी आपके लाइफ साइकिल है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, फाइकोमाइसिटिस, पाई पाई से अब कर राई साफ, ये ट्रिक थी उसकी, ये देख लीजिए यहाँ पर। फाइटोप्थोरा, लेट ब्लाइट ऑफ टोमेटो रोग है, पिलोबोलस डंग लिविंग फंजाई कहते हैं इसको, स्क्लेरोस्पोरा ग्रीन ईयर डिजीज, बाजरा में ग्रीन ईयर डिजीज फैलाता है, एल्बुगो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी के अंदर, राइजोपस क्या है आपके रोटी के कवक हैं, ब्लैक ब्रेड मोल्ड है, म्यूकर सबकी ट्रिक दी हुई है, आप सबने अब तक पढ़ी हुई है। डंग मोल्ड कहा जाता है इसको, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इसको यूज किया जाता है, और सेप्रोलेजिनिया वाटर मोल्ड के ऊपर ये पैरासाइट के रूप में रहता है। ये आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई में किसकी, सबसे पहले फाइकोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस की ट्रिक क्या थी, आस बनाई मां कल पर, एस्परजिलस
लैक्टिक एसिड सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। मूंगफली काजू के अंदर कड़वेपन का कारण होता है, यही एस्परजिलस बफल्स खाने योग्य फंजाई है। न्यूरोस्पोरा प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला कहते हैं। ईस्ट यूनिसेलुलर है। फर्मेंटेशन क्रिया के द्वारा एल्कोहल प्रोडक्शन में यूज होती है। सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी मोरल भी खाने योग्य है। क्लेविसेस अर्गट डिजीज फैलाती है राई के अंदर। पेनिसिलियम फर्स्ट एंटीबायोटिक है। और पेजाइजा है उसको कप फंजाई कहा जाता है, रोटिंग फंगस भी बोलते हैं। ये आपके आ गया। बेसिडियोमाइसिटिस बापू आगो पोड़ी में लेगो बोल ब्रेक, ये ट्रिक थी आपकी। पक्सीनिया ब्लैक रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट है। एगेरिकस एडिबल भी है और नॉन एडिबल भी है। मशरूम है, खाने योग्य भी होते हैं, नहीं खाने योग्य भी होते हैं। टोड स्टूल भी जहरीली मशरूम भी यहाँ पर है। पोलिस्पोरस ब्रैकेट फंजाई है। यूस्टिलेगो स्मट डिजीज फैलती है बार्ले कॉर्न और व्हीट के अंदर, और मशरूम है, ये खाने वाला है ही है। कौन किसके अंदर आता है याद रखना है। ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर आपके कोल्यूट्राइकम रेड रोड शुगर केन के अंदर। अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट डिजीज टोमेटो के अंदर। ट्राइकोडर्मा सोयल फंगस है, ये कंट्रोलिंग अदर फंगस को कंट्रोल करता है। और फ्यूजेरियम जो है आपके जिब्रेलिन की खोज करी थी, तो वो फ्यूजेरिया यही है आपके ड्यूटेरोमाइसिटीज का सदस्य है। और टीका रोग मूंगफली का टीका रोग सार्कोस्पोरा। अब आता है टॉपिक टूल फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनोमी। देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर प्लांटी और एनिमेलिया, इनको यहाँ नहीं पढ़ के अपन पढ़ेंगे आपके यूजी वाली टेक्सोनोमी यूनिट के अंदर, वहाँ डिटेल में दे रखा है, यहाँ पर इतना पर्याप्त होता है। बॉटनिकल गार्डन कौन सा कंजर्वेशन है, एक्स सिटू कंजर्वेशन। पादपों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, नामकरण किया जाता है, प्रयोगशाला अध्ययन किया जाता है, अनुकूलन हॉर्टिकल्चर करने के लिए लगाया जाता है। ये प्लांट का आउटडोर लेबोरेटरी है, इसको देखना है थोड़ा सा। दिसंबर 2017 तक ये 39 थे, इसको अपन वहाँ करेंगे। विश्व में प्रमुख पादुआ बॉटनिकल गार्डन इटली के अंदर, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता के अंदर, और रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड के अंदर। भारत के प्रमुख बॉटनिकल गार्डन, ट्रिक थी आपकी, इंडियन नेशन से ला वनस्पति लाल। पहला इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता में है, सबसे पुराना सबसे बड़ा, आया हुआ है कई बार क्वेश्चन। अन्य नाम क्या है इसके, कलकत्ता वानस्पतिक उद्यान भी है, इंडियन रॉयल बॉटनिकल गार्डन भी है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस नामक वानस्पतिक उद्यान, वर्तमान में इसका नाम ये हो गया है। काफ़ी फैला हुआ है ये, और 200 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ इसके अंदर है, ये इसकी एक खास बात है। यहाँ पे नेशनल बॉटनिकल गार्डन अवध के नवाबों द्वारा शाही बाग के रूप में शुरुआत की गई थी। सेंटोनिन औषधि यहाँ से प्राप्त की जाती है। नींबू गुलाब यहाँ पर अधिक है, लखनऊ में है ये, 1865 में इसका निर्माण किया था। लॉयड बॉटनिकल गार्डन है, दार्जिलिंग में है, हिल स्टेशन के ऊपर प्रेजेंट है। सदाबहार और पर्णपाती वृक्ष यहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट है। वानस्पतिक उद्यान है वो सहारनपुर के अंदर है, ये इस बुक में इसका जिक्र है। और लाल बाग उद्यान है आपके बेंगलोर के अंदर है। बोनासाई प्लांट का यहाँ पर एक अच्छा कलेक्शन है। तो आपको इन सभी बॉटनिकल गार्डन को ट्रिक से याद रखना है। इंडियन नेशन से ला वनस्पति लाल, इंडियन नेशन से ला वनस्पति लाल, ऐसे करके पांचों को आपको क्रम से याद रखना है। उसके बाद आता है हर्बेरियम सीट। बेंथम हुकर का वर्गीकरण पे आधारित अधिकांशतः होती है। हर्बेरियम शब्द का सबसे पहले यूज किया था कैरोलस लीनियस ने। शुष्क ड्राई प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन का कलेक्शन क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर उस पर शोध किया जाता है। किसी प्लांट की संरचना का अध्ययन करने में, शोध करने में, वर्गीकरण करने में इनमें हर्बेरियम सीट काम में ली जाती है। क्या क्या उपकरण काम आते हैं, प्लांट प्रेस करते हैं तो साइज क्या होती है, 12 × 16 18 इंच है, ठीक है, ये सब काम की चीजें हैं। फिर प्रोसेस क्या होती है याद रखना है आपको, ये प्रक्रिया रेगुलरिटी में रहनी है। कलेक्शन करेंगे, प्रेसिंग करेंगे, सुखाएंगे, टेम्परेचर 60 डिग्री, फिर पॉइजनिंग करेंगे HgCl2 से, माउंटिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिलिंग और स्पेसिमेन करेंगे, स्टोरेज और आपके मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें हैं। हर्बेरियम सीड जो बनाई जाती है उसकी साइज 16.5 11.5 इंच है, और जहाँ पर ये नामकरण लिखा जाता है वो 3 बाई 5 की इंच की जगह है। क्या क्या लिख देते हैं यहाँ पर, फैमिली का नाम लिखते हैं,
है ना, बोटनिकल नाम लिखते हैं, स्थान का नाम लिखते हैं, कब किया कलेक्टिंग, डेट लिखते हैं, आवास संग्रहणकर्ता, इनका नाम लिखा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि क्या क्या चीज़ें आपकी हर्बेरियम शीट पर लिखी जाती हैं, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। स्टोरेज किया जाता है, फिर HgCl2 वगैरह का छिड़काव किया जाता है जिससे खराब नहीं हो। विश्व के प्रमुख हर्बेरियम, रॉयल बोटनिकल गार्डन न्यू इंग्लैंड सबसे बड़ा विश्व में, इंडियन बोटनिकल गार्डन वही शिवपुर, भारत के प्रमुख हर्बेरियम, शुरुआत BSI ने करी थी, बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कलकत्ता, राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान लखनऊ, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, दिल्ली यूनिवर्सिटी हर्बेरियम और राजस्थान यूनिवर्सिटी हर्बेरियम, ये 5 प्रमुख हर्बेरियम। तो 5 प्रमुख हर्बेरियम क्रम से याद रखना, और 5 बोटनिकल गार्डन है उनको आपको क्रम से याद रखना है। म्यूजियम, जू होते हैं, बोटनी प्लांट का संग्रह, जूलॉजी आपके एनिमल का संग्रह, जंतु पादप को प्रिजर्व करते हैं, परीक्षण हेतु फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर डाल दिया जाता है, कंकाल भी रखे जाते हैं। जू भी क्या है आपके एक्स सिटू कंजर्वेशन है, जो विलुप्ति के कगार पे होते हैं, रेयर स्पीसीज होती हैं, उनको यहाँ पर रखा जाता है जंतुओं का व्यवहार जानने के लिए। तो ये 4 चीजें आपके हैं। टेक्सोनोमी एड्स, टेक्सोनोमी की एक वर्ड आता है, 2 कथनों का सेट जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, वर्गीकरण में सहायता करता है। ये वर्गीकरण सहायक साधन में आपके टेक्सोनोमी एड्स भी है। एक ट्रू एक फॉल्स स्टेटमेंट टेक्सोनोमी की भी है। एक सत्य होता है, एक असत्य कथन पे आधारित है। कथन एक केवल एक सेल यूनिसेलुलर, 2 नंबर स्टेटमेंट पर जाना है, फिर 2 नंबर स्टेटमेंट मल्टी सेलुलर, 3 नंबर स्टेटमेंट पे जाना है। मतलब 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, एक गलत होगा एक सही होगा, उस सही वाले के बेसिस पे आपके अगले 2 स्टेटमेंटों पे पहुंचना है, वहां पर आपको एक सही गलत मिलेगा, उसके आधार पर अगले पे पहुंचना है। न्यूक्लियस प्रेजेंट प्रोटिस्टा, न्यूक्लियस एब्सेंट मोनेरा। अगले पे आ जाओ, प्रेजेंट वाले पे ऑटोट्रोपिक प्लांट हो सकते हैं, हेटरोट्रोपिक एनिमल्स हो सकते हैं, मोटाइल एनिमल हो सकते हैं, नॉन मोटाइल फंगस हो सकते हैं। ऐसे करके क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण करते हैं। ये 2-3 परिभाषाएं याद रखनी है आपको। मैनुअल किसको बोलते हैं? नियम पुस्तिका, किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज की जानकारी कंप्लीट मैनुअल बुक में मिलेगी। मोनोग्राफ, किसी एक टेक्सोन की संपूर्ण जानकारी किसमें होती है? मोनोग्राफ में होती है। कैटलॉग, सूचीपत्र, अगर अपन किसी बुक में भी देखते हो आप, कैटलॉग होता है, या आप कहीं शॉपिंग करने भी जाते हैं तो आपको वो ड्रेस का कैटलॉग दे देता है, तो आप उसमें कई सारी चीज़ें देख सकते हो। ऐसे ही करके वनस्पतियों का, पादपों का, जो जंतुओं का संग्रह करने के लिए एक कैटलॉग होता है, उसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती है उस पादप से संबंधित। फ्लोरा, प्लांट की संपूर्ण जानकारी, और फोना, एनिमल की संपूर्ण जानकारी। ऐसा कुछ करके यहाँ पर दे रखा है। 5वीं यूनिट आपके जो पीजी में है उसमें ही टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, जो यहाँ पर भी है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले कुल जो पादप जंतु हैं उस क्षेत्र की क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। प्लांट एनिमल विविधता का मतलब वेरिएशन, शब्द दिया था 1985 में WG रोजेन के द्वारा, और 3 उसके प्रकार हैं, एडवर्ड विल्सन ने बताए थे। आनुवांशिक विविधता, एक ही जाति के सदस्यों के बीच में विविधता होती है, जैसे यहाँ पर धान की कई किस्में पाई जाती हैं। जाति विविधता, पश्चिमी स्तर की घाट और की एम्फीबियन और पूर्वी घाट की एम्फीबियन के अंदर जो अंतर है वो आपके जाति विविधता देखने को मिलता है। और पारिस्थितिक विविधता, इकोसिस्टम के लेवल के ऊपर कम्युनिटी बाय एबायोटिक फैक्टर के अंदर जो विविधता आती है वो आपके इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है। डेजर्ट इन राजस्थान, कोरल रीफ, वेटलैंड। अब ये जो डाइवर्सिटी है उसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हो, अल्फा, बीटा और गामा डाइवर्सिटी। किसी एक क्षेत्र के अंदर स्पीसीज है, एक कम्युनिटी है, उसके अंदर इतनी सारी स्पीसीज हैं, एक अल्फा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी, यहाँ पर 3-4 स्पीसीज जो कम्युनिटी आपस में मिल गई हैं, उनके सदस्य मिल गए, वो आपकी बीटा डाइवर्सिटी। और किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी सारी कम्युनिटी हैं, उनके अंदर कितने सदस्य हैं, वो आपके गामा डाइवर्सिटी हो गई। IUCN का पूरा नाम याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इनवर्टिब्रेट के अंदर सबसे ज्यादा कौन है? इंसेक्ट है। वर्टिब्रेट के अंदर फिशेस हैं। प्लांट के अंदर आपके एंजियोस्पर्म है। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी, मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड है। भारत का जो भूमि क्षेत्र वो कितना है? भारत का भूमि क्षेत्र है वो आपके
2.41% है, परंतु इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो आपकी 8.1% है। वो मध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो बायोडाइवर्सिटी घटती जाती है। जैसे ये पृथ्वी है तो ये जो भूमध्य रेखा है, इधर ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो बायोडाइवर्सिटी घटती जाती है। कारण क्या है? क्योंकि भूमध्य रेखा में जाति विविधता अधिक होने के कारण क्या है, नई स्पीसीज का उद्भवन इजीली हो जाता है, बारिश वगैरह का क्षेत्र रहता है, टेम्परेचर बढ़ा रहता है, सीजनल चेंजेस यहाँ पर कम होते हैं और सोलर एनर्जी पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। अलेक्जेंडर वॉन हेम्बर्ट ने एक स्पीसीज एरिया रिलेशन बताया था, 12वीं की बुक में दे रखा है, log s बराबर log c प्लस जेड log a, इसको भी ध्यान रखना है। एक रिवेट पोपर परिकल्पना थी, पॉल एहरलिख के द्वारा दी गई थी कि किसी स्थान की किसी जाति का क्या महत्व है, उसको यहाँ पर बताया गया। रिवेट का मतलब है कील से समझो आप, जैसे प्लेन का उसने उदाहरण दिया, एक प्लेन के अंदर एक बहुत सारी कीलें से जुड़कर एक प्लेन का निर्माण हुआ है। मान लो आपने कौन सी कील निकाली, एक सीट की कील निकाल दी, प्लेन के कोई विशेष नहीं फर्क पड़ेगा, केवल सीट हिलेगी डुलेगी। लेकिन वही आपने एक पंखे की इंजन की कील निकाल दी तो उस प्लेन का डगमगाना तय है। इसका मतलब किसी क्षेत्र में भी कौन सी स्पीसीज गायब होती है उस पर उसकी डाइवर्सिटी निर्भर करती है, किसका कितना महत्व है वो वहाँ पर मायने रखता है। बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के कई कारण हो सकते हैं, उसके आवास का क्षति हो गई, अति दोहन हो गया, विदेशी जातियों का आक्रमण हो गया। विदेशी जाति में जैसे नील नदी की मछली नाइल पर्च जब डाली नदी में तो दक्षिण अफ्रीका, पूर्व अफ्रीका की जो आपके विक्टोरिया झील के अंदर सिस्लिड मछली है वो विलुप्ति की कगार पे आ गई। अफ्रीका की कैटफिश आपने डाली तो भारतीय नदियों की जो असल मीन है वो गायब हो गई। इसी प्रकार से गाजर घास, लेंटाना, जलकुंभी आदि वीड्स स्पीसीज हैं, वो भी क्या करती हैं, आपके बायोडाइवर्सिटी को लॉस करने का काम करती हैं। ये कुछ क्वेश्चन है 2011 से लेकर जो 22 तक आए हुए हैं, इनके वीडियो मेरे बनाए हुए हैं, पर मैंने यहाँ पर भी इनको साथ साथ में डाल दिया है। आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको स्वतः इनका आंसर आना चाहिए। कौन सा नामकरण पद्धति से संबंधित एक वैज्ञानिक पूछा है, यहाँ पर आपके की से संबंधित बात दे रखी है, कथन आपको छांटना है, सत्य असत्य। यहाँ पर आपके सिस्टमेटिक शब्द से संबंधित दे रखा है, जो पढ़ लिया अपन ने। बैक्टीरिया को कहाँ क्लासीफाई करोगे आप, एनिमेलिया में, फंजाई में, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, ये क्वेश्चन है। जूलॉजिकल गार्डन कहाँ आते हैं, एक्सिटू कंजर्वेशन या इंसिटू है। विटेकर द्वारा जो प्रोकैरियोटिक जीवों को कहाँ रखा गया है, ये 13 का प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कौन सा है, ये प्रश्न आया हुआ है। शैवाल वर्ग में अगर कोशिका भित्ति में मेमोरी कमल पाया जाता है तो कहाँ पर प्रेजेंट है, वो किस में है, वो बताना है। आपको फंजाई के लक्षण बताने हैं, कौन सी विशेषता फंजाई की है वो यहाँ पे बता सकते हो। टेक्सा की वर्गीकृत व्यवस्था क्या कहलाती है वो बताना है। ये 15 के क्वेश्चन थे। 18 में 2 क्वेश्चन थे। किसकी में सेलवाल नहीं होती, इन चारों में आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और आपके नोस्टोक। इजीली आंसर आना चाहिए दिमाग में, उत्तर इसलिए नहीं बता रहा मैं। ब्रैकेट फंजाई किसको बोलते हैं, इन चारों में से आपको पता होना चाहिए ब्रैकेट फंजाई कौन सा है। कौन सा सत्य कथन है, ये ध्यान में आ जाना चाहिए आपको, अब तक जो पढ़ा उसमें। सजीवों के वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान कौन सा है, वो आपको ध्यान आना चाहिए। क्लैंप कनेक्शन कौन सी फंजाई में थे, ये आपको याद होना चाहिए, जस्ट अभी भी पढ़ा है। एंगुलर व पेरेंटल वर्गीकरण का क्या गुण है, ये यहाँ पे आ सकता है। अंडर सुटेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड, सुटेबल कंडीशन में जो स्लाइम मोल्ड जनन करते हैं उसको क्या बोलते हैं। और ये वनस्पति उद्यान और आपके हर्बेरियम से संबंधित क्वेश्चन है, सत्य कथन छांटना है। और कौन सा समूह है बेसिडियोमाइसिडीज का है, ये छांटना है। मतलब इस यूनिट में आप इजीली इस मैटर को पढ़ोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो और रीडिंग लगा लेनी चाहिए एक बार के लिए, तो आपको यहाँ पर 11th क्लास में जाओगे तो चैप्टर नंबर 1 और 2 को एक बार ढंग से पढ़ लो, केवल 11वीं का पहला और दूसरा। और 12वीं क्लास में वर्तमान की जो एनसीईआरटी है उसका जो लास्ट चैप्टर है, जो आपको जैव विविधता वाला चैप्टर है, तो यहाँ पर पढ़ सकते हो। जैव विविधता वाला चैप्टर है और यहाँ पर पहला, दूसरा और जैव विविधता, इन चैप्टर को ही पढ़ दोगे ना, 3 चैप्टर ही एक बार रीडिंग मार दोगे तो पहली यूनिट तैयार हो जाएगी आराम से। और ये मैटर उन्हीं में से प्लस एनसीईआरटी और आपके आरबीएससी का मिला के मिक्स करके तैयार किया हुआ है। धन्यवाद। कोटेशन को थोड़ा सा देखिए। योर ग्रेटेस्ट वेपन इज योर माइंड।
आपका प्रमुख हथियार आपका दिमाग है। ट्रेन इट, इसको ट्रेन करिए। किसके लिए? सी अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी अवसर देखने में, ना कि ऑब्स्टेकल्स समस्याएं खोजने में। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल अवसर देखने में इस्तेमाल करिए, समस्याएं खोजने में नहीं इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपका सबसे बड़ा हथियार आपका खुद का ब्रेन है, खुद का दिमाग है। ये यूनिट अपन ने पढ़ी है। आपको इसमें क्या समस्या नजर आई? इस यूनिट के दौरान क्या कुछ सही नहीं लगा? क्या कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? ऐसा मुझको आप कमेंट करेंगे, या ऐसा चलानी चाहिए सीरीज नहीं चलानी चाहिए, ये भी आप कमेंट करेंगे। जो भी आपको इसमें अच्छी बुरी जो भी बात लगी उसको आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, तो फिर अगले वीडियो जो आएगा दूसरी यूनिट का, उसमें अपन इसको इम्प्रूवमेंट करके डाल देंगे। नोट्स कुछ अगर धुंधले दिखाई दे रहे हैं तो आपके सामने उपलब्ध है नोट्स, तो आपके बनाए हुए हैं खुद के, या पिछली बार के बच्चों के प्रिंट आउट भी लिए हुए हैं, तो ऐसा करके आपके पास अवेलेबल हैं, उनको आप देखते रहिए और उससे अपने को इस यूनिट का रिवीजन कर लीजिए। हर यूनिट में 2, 2.5, 3 घंटे में मामला निपट जाएगा। ये थोड़ी छोटी यूनिट थी इसलिए जल्दी निपट गया। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।